कोरोना काल में सिंगापुर। विश्व में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें संदर्भ और आधार मानकर काल का विभाजन किया जाता है। कोरोना का आना भी एक ऐसी ही विशिष्ट घटना मानी जा सकती है जिसने काल को कोरोना पूर्व और कोरोना पश्चात की दो निश्चित समय सीमा में विभाजित कर दिया है। देश की दशा और दिशा के साथ साथ उनके निवासियों के व्यवहार को भी प्रभावित करती इस महामारी ने अब तक विश्व भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ विरले ही देश ऐसे हैं जो संभवतः इस महामारी से अछूते रहे हों। भारतीय नागरिक हूं, लेकिन पिछले 7 सालों से सिंगापुर में प्रवास कर रही हूं, इसीलिए कोरोना काल के अपने अनुभवों को भी इसी देश के संदर्भ में साझा करने वाली हूं। विश्व के मानचित्र पर बिंदु रूप में अंकित महानगरीय क्षेत्रफल और महानगरीय सरीखी आबादी वाले इस लघु देश की ख्याति इसके सुनियोजित नगर व्यवस्था, विश्व स्तरीय यातायात व्यवस्था, कानून का पालन करने वाले अनुशासित नागरिकों एवं स्वच्छता के लिए है। चीन से करीब होने के कारण कोरोना से सबसे पहले प्रभावित होने वाले देशों में सिंगापुर का नाम भी शामिल था। इसके पहले साल 2003 में सिंगापुर सार्स बीमारी का प्रकोप झेल चुका था, इसीलिए कोरोना के संक्रमण की सूचना आते ही सिंगापुर ने अपनी चौकसी तुरंत बढ़ा दी। सिंगापुर के निवासी अपने आहार, व्यायाम और स्वास्थ्य को लेकर पहले ही काफी सचेत रहते हैं और इस संक्रमण के आने की आहट से उनकी सजगता और भी बढ़ गई। दवाइयों और व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं की दुकानों से मास्क, थर्मामीटर, अल्कोहल वाइप्स और हैंड सैनिटाइजर की शीशियां नदारद होने लगी। आस पड़ोस के देशों में संक्रमण फैलने और लॉकडाउन के अंदेशे ने लोगों में सामान के संचय की मानो होड़ लगा दी। किराना की दुकानों और सुपरमार्केट से चावल, नूडल्स, खाद्य तेल और अन्य राशन सामग्री के साथ साथ टिश्यू पेपर की मांग एकाएक इतनी बढ़ गई कि कई दुकान खाली हो गए। लोगों की हड़बड़ाहट को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अपनी तरफ से आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी कि सरकारी गोदामों में सभी सामान पर्याप्त मात्रा में है। पिछले 7 सालों में पहली बार घंटों पंक्तियों में खड़े होकर सामानों की जमाखोरी करने की होड़ में जुटे लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना ने अविश्वास, भय और अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल बना दिया जहां लोग सशंकित होने लगे। उनका व्यवहार बदल रहा था और उनकी जीवन शैली भी बदल रही थी। कुछ लोग ऐसे जो सरकारी निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से डरने लगे, निजी कक्षाओं में जाना बंद करने लगे, बच्चों को खेल के मैदान से दूर कर अपने सार्वजनिक जीवन को घर की 4 दीवारी में समेटकर अपने और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्परता दिखा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अब भी बेफिक्री के आलम में जिए जा रहे थे। समंदर किनारे अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने, शॉपिंग मॉल के चक्कर काटने, बाहर घूमने और अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, मानो उनके लिए कोरोना का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सरकार की तरफ से निर्धारित किए जा रहे खतरे के स्तर को ब्रह्म लकीर मानकर कुछ लोग बेपरवाह होकर आनंद की लहरों में गोते खा रहे थे। मार्च के पहले सप्ताह तक सरकारी चौकसी, स्वास्थ्य कर्मियों की कर्मठता और जागरूक नागरिकों के सहयोग से संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। देश विदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए सिंगापुर की प्रशंसा होने लगी। ये वही दौर था जब चीन, दक्षिण कोरिया और जापान समेत कुछ एक देशों को छोड़कर विश्व के अधिकांश देशों में कोरोना के विषाणुओं का प्रकोप प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। व्यावसायिक कारणों के साथ साथ शिक्षा, पर्यटन और परिजनों से भेंट के लिए विदेशी यात्राएं हो रही थी। सिंगापुर के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण पूर्वी देशों की हवाई यात्राओं के लिए सिंगापुर एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान करता है। यही वजह है कि हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकारी दुविधा समझी जा सकती थी,
लेकिन व्यावसायिक संस्थानों और लोगों की तरफ से यथासंभव यात्राओं को टालने की उम्मीद तो की ही जा सकती थी। अफसोस कि यात्राएं थमी नहीं और विश्व के अन्य देशों में बढ़ते संक्रमण के कारण सिंगापुर में आयातित केसों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार को अपनी ओर से कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप न पड़ जाए, अतएव बड़े सुनियोजित तरीके से सर्किट ब्रेक की प्रणाली अपनाई गई। इस दौरान नागरिकों से सरकारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया। इन आदेशों के बाद बेपरवाही के आलम में जी रहे लोगों की नींद टूटी और वे भी सचेत होने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि भय बिनु हो ही न प्रीति। इसीलिए जब संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी तो बहुत सी सुविधाओं पर विराम लगाना पड़ा और नियम तोड़ने पर दंड का प्रावधान भी लागू किया गया। तकनीक के मामले में पहले से ही विश्व के अग्रणी देशों में एक सिंगापुर ने अपने आधारभूत ढांचे का सदुपयोग करते हुए विद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ साथ निजी कक्षाओं में भी डिजिटल माध्यमों का सहारा लेने की सलाह दी। एकाएक जूम, गूगल मीट, वेबएक्स जैसे डिजिटल माध्यमों की चांदी हो गई। पढ़ाई का वैकल्पिक उपाय बनने के साथ साथ ये माध्यम परिवार और मित्रों के साथ आभासी मिलन का सहारा भी बनने लगे। बरसों से बिछड़े दोस्तों का डिजिटल मिलन कराता, जन्मदिन से लेकर डिग्री पूरी होने के महत्वपूर्ण मौकों तक अपनों के संग खुशियां साझा कराता, काव्य सम्मेलनों से लेकर महत्वपूर्ण वैचारिक गोष्ठियों तक इनकी कृपा से सब होने लगे। कोरोना काल में परिवार के एक होने और एक साथ मिलकर समय बिताने की बातों से अलग अब सब अपनी अपनी आभासी दुनिया में व्यस्त होने लगे। घर के भीतर कोने बंटने लगे और आपसी मेल मिलाप से ज्यादा लोग आभासी वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ में जुट गए। इसी बीच पूरी दुनिया में घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। परिवार के सिमटते समीकरण में कोरोना के इस विषाणु ने सामाजिक दूरी का एक नया पहलू शामिल कर दिया। महीनों बाद जब खेल के मैदान खुले और बच्चे अपने दोस्तों से मिलने भागे तो उन्हें नसीहतों की पूरी सूची पकड़ा दी गई। चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है, खेल के मैदान में प्रवेश के पहले तापमान लिया जाएगा, 5 से अधिक के समूह में खेलने की अनुमति नहीं है और एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। कहीं मित्र मिलन के उत्साह में बच्चे नियम न तोड़ दे, इसीलिए परिवार में से किसी एक को उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी सौंपे जाने लगी है। कल्पना कीजिए उस दृश्य का जब एक मासूम अपने प्रिय मित्र को महीनों बाद प्रत्यक्ष देखे और उसे गले लगाने को दौड़ लगाए, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर लगे मास्क से उसे नियमों की वो सारी सूची याद आ जाए और वो मन महसूस कर रह जाए। क्या गुजरती होगी उस मासूम के दिल पर और क्या गुजर रही होगी उन तमाम परिवार वालों पर जिनके परिजन कोरोना की वजह से अस्पताल में अकेले पीड़ा का दंश भोग रहे हैं अथवा किसी एकांतवास में संक्रमण के विष को अकेले चुपचाप गटक रहे हैं। इस बीमारी ने सबको नितांत एकांकी कर दिया है और लोगों के मन में भय, आशंका और अविश्वास की एक ऐसी गहरी रेखा खींचती है जो ना तो किसी साबुन के धोने से हल्की होगी और ना किसी हैंड सैनिटाइजर की कृपा से मिटेगी। घर की देहरी के बाहर पैर रखने से पहले आवश्यक वस्तुओं की सूची में मास्क का स्थान बटुए, फोन और चाबी के बराबर का हो गया है। अपने साथ लिए झोले में सैनिटाइजर रखना बेहद जरूरी हो चला है। बाहर से आने वाली हर वस्तु के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है मानो उस पर विषाणु की परत लिपटी हो। शुद्धि के इतने उपाय मन और बुद्धि के लिए किए जाते तो संभवतः दुनिया से राग द्वेष का नामो निशान भी मिट जाता, लेकिन यहाँ तो शुद्धिकरण का ये सारा उपक्रम सांसारिक वस्तुओं को उपयोग में लाने लायक बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अपने परिजनों से बात होती रहती है और उनकी परिस्थिति का भी अंदाजा मिलता रहता है। अखगर मुश्ताक रहीमाबादी के लिखे ये अशआर याद आ जाते हैं। उनको भी कोई रंज है, मुझको भी कोई गम,
एक फिक्र सी दिन रात इधर भी है उधर भी। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, हमारा जीवन भी और हमारी जीवन शैली भी। जब बेटी सवाल पूछती है कि माँ, सब कुछ पहले जैसा कब होगा, तो सोचती हूँ कि क्या जवाब दूँ। क्या सब पहले जैसा हो पाएगा, या फिर हम कोरोना पूर्व और कोरोना पश्चात के इस विभाजन में ही सिमट कर रह जाएंगे।